ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम शुरू करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, इनके क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। आपको याद होगा बैक्टीरियोलॉजी के शुरू के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर थिक लेयर होती है लाइपोपोलीसेक्राइड्स की। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उनकी जो सेल वाल होती है उसके अंदर ही एंडोटॉक्सिन होता है। ठीक है, जबकि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो सेल के अंदर से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको कहते हैं एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, एंडो मीन्स कि ये सेल का इंटीग्रल पार्ट है, जबकि ये प्रोड्यूस होने के बाद रिलीज होता है। तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में पहला डिफरेंस क्या हुआ कि ये सेल का ग्राम नेगेटिव मोस्ट ग्राम प्रोटीन का आउटर पार्ट है। ठीक है, ये सिक्रीट होता है, एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट होता है, जबकि एंडोटॉक्सिन इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सोटॉक्सिन मोस्टली पॉलीपेप्टाइड होता है, जबकि ये क्या चीज़ होती है, लिपिड ए कंपोनेंट होती है लाइपोपोलीसेक्राइड। इसका जीन जो होता है यूजुअली प्लाज्मिड होता है, जबकि एंडोटॉक्सिन चूँकि बैक्टीरिया का अपना पार्ट होता है तो ये बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम से ड्राइव हो रहा होता है। क्रोमोसोम भी इसको हदायत दे रहा होता है कि क्या किस तरह का लाइपोपोलीसेक्राइड बनना है। एक्सोटॉक्सिन की फर्टिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत एंडोटॉक्सिन की फर्टिलिटी के, मीन्स के ये लेस डेंजरस है। ठीक है, क्लिनिकल इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। आगे हम लोग अभी टॉक्सिन सारे पढ़ते हैं, उसमें आप लोग देखोगे कि टेटनस, बोtulism, डिप्थीरिया, कोलरा ये कैसे काम करते हैं। और क्या कहते हैं उसको, जो एंडोटॉक्सिन्स हैं ये मेनली पेशेंट को शॉक में लेके जाएंगे। ठीक है, शॉक में पेशेंट जब जाएगा हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन लीडिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर और DIC। ठीक है, ये चूँकि बैक्टीरिया का इंटीग्रल पार्ट है इस वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारे इन्फ्लेमेशन के मेन मार्कर्स हैं TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंडोटॉक्सिन। जबकि इसके अंदर को बहुत ज़्यादा इनका अपना जो जहर, ये बेसिकली जहर ही समझ लें एक्सोटॉक्सिन। इसके वेरियस मोड हैं बॉडी के अंदर एक्ट करने के, वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग करते हैं। इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लोग वैक्सीन क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इसके ख़िलाफ़ हम लोग वैक्सीन क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो है हीट करने पे ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे ये मर जाते हैं, जबकि ये 100 डिग्री तक भी बरकरार रह सकते हैं। इस वजह से पानी को ज़्यादा देर तक उबालने से ये मरेंगे। ठीक है, टिपिकल मिसालें क्या क्या हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, टेटनस, बोtulism, डिप्थीरिया और कोलरा। जबकि एंडोटॉक्सिन की एग्जांपल्स हैं मेनिंजोकोक्सीमिया लीडिंग टू सेप्सिस लीडिंग टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड लीडिंग टू DIC। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं, एक्सोटॉक्सिन्स क्या हैं कि बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके एक्सक्रीट कर रहा है। ये कैसे एक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करना, फ्लूइड सिक्रीट करवाना, फेगोसाइट्स को पैरालाइज कर देना, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को रोक देना और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना या पेशेंट को शॉक में लेके जाना। ठीक है, अच्छा, जो कोराइनोबैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोटीन सेंसिटिव इन्हिबिशन करते हैं वो कौन कौन से हैं, डिप्थीरिया, एक्सोटॉक्सिन, शिगाटॉक्सिन और शिगालाइटॉक्सिन, ये प्रोटीन सेंसिस इन्हिबिशन करते हैं। डिप्थीरिया टॉक्सिन रिलीज होता है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से,
एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम सूडोमोनास, शिगा टॉक्सिन फ्रॉम शिगेला और शिगा लाइक टॉक्सिन फ्रॉम एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई से। ठीक है, इनका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट बेसिकली किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं? इन इलोंगेशन फैक्टर को। ठीक है, और बॉडी के अपने डीएनए आरएनए को इनहिबिट कर रहे होते हैं इनकी प्रोडक्शन को। तो राइबोसोम्स के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, 60S और 20S। तो बेसिकली 60S की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉइनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कैसे एक्ट करता है? इससे बनता क्या है? सूडो मेम्ब्रेन बनती होती है आपके थ्रोट के अंदर। वो पेशेंट प्रेजेंट होता है फ्रिंजाइटिस के साथ, नेक स्वेलिंग के साथ। नेक स्वेलिंग बेसिकली किस वजह से होती है? लिम्फोडेनोपैथी की वजह से। आपको क्वेश्चन इसी तरह आएगा, घुमा के अगर क्वेश्चन दिया जाएगा कि पेशेंट बच्चा है, उसकी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है, आपके पास प्रेजेंट हुआ है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग के साथ, लिम्फोडेनोपैथी है। अब एग्जामिनेशन पे उसकी जो नेक है उसके ऊपर आपको वाइट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इस बच्चे को जो जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? तो दिस इज़ प्रोटीन सेंसिटिव इनहिबिशन और इनएक्टिवेशन ऑफ इलोंगेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, सूडोमोनास क्या करेगा? एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और ये होस्टाइल डेथ करवाएगा। जबकि शिगेला और साल्मोनेला, शिगेला और इकोलाई बेसिकली जीआई के हैं। तो शिगेला के साथ एसोसिएटेड है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इसका समझ आपको कैसे आएगा कि पेशेंट को की हीमोग्लोबिन कम हो रही है, हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलिसिस का कैसे पता चलेगा? बिलिरुबिन के इंक्रीज होने से। ठीक है, यूरेमिया का कैसे पता चलेगा? RFTs के डिक्रीज होने से, यानी कि यूरिया पेशेंट का ज़्यादा हो रहा होगा। और पेशेंट का प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है इसके साथ, इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है। और दूसरा, एंटीरो हेमरेजिक इकोलाई भी करवा सकता है पेशेंट को HUS। ठीक है, अच्छा, अब जो गट को अफेक्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इकोलाई, बेसिलस और विब्रियो, ये बेसिकली क्या करवाते हैं? ये फ्लूइड की सिक्रीशंस इंक्रीज करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं कि बॉडी के अंदर क्लोराइड्स गट से सिक्रीशन जब ज़्यादा होगी तो वाटर का इफ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। आपको अगर ऑस्मोसिस याद हो, अगर एक तरफ साल्ट ज़्यादा हो तो क्या होगा? उस साल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सेल से फ्लूइड बाहर निकल के इसी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर डायरिया होता है, जो कहते हैं सेक्रेटरी डायरिया। ये कौन सी वाला डायरिया होता है? सेक्रेटरी डायरिया। ठीक है, अच्छा, एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका टॉक्सिन दो तरह का होता है, हीट लिबाइल और हीट स्टेबल। लिबाइल से क्या मुराद है कि गर्म करने पे ये ख़त्म हो जाएगा, और हीट स्टेबल से क्या मुराद है कि ये ज़्यादा हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो दोनों का मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली साइक्लिक केमिस्ट्री इंक्रीज करवा के गट में क्लोराइड ज़्यादा आएगी, क्लोराइड ज़्यादा आएगी तो वाटर एक्सक्रीट होगा, तो पेशेंट को होगा क्या? सेक्रेटरी डायरिया। अच्छा, बेसिस एंथ्रासिस बेसिकली क्या यूज़ कर प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्राक्स टॉक्सिन। एंथ्राक्स टॉक्सिन बेसिकली क्या करता है? ये भी साइक्लिक केमिकल लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये यूजली जो है जो एंथ्राक्स है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा और कुटेनियस लीजन्स होती हैं इसकी। लेकिन जो ये सिक्रीशन वाला का मसला है ये रेस्पिरेशन के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। इस वजह से जो बेसिस एंथ्राक्स का जो एंथ्राक्स टॉक्सिन है इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन भी यूज़ किया जाता है। लोग इसको ख़त में डाल के भेज देते थे दूसरे मुल्क में।
ठीक है। और कोलरा, कोलरा का आप लोगों को डायरिया याद होगा, कोलरा कैसे कितना खौफनाक डायरिया होता है पेशेंट को, किस वजह से हो रहा है, वो भी ओवर एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, जैसे साइक्लिक एमपी इंक्रीज होगा, कोलोराइड एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी और गट के अंदर वाटर ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये इतना फिक्रा सारे बैक्टीरियाज के साथ जिनमें सिक्रीट डायरिया हो रहा है वो याद कर लें कि साइक्लिक एमपी की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्लोराइड ज़्यादा रिलीज़ होती है, क्लोराइड रिलीज़ होगी तो क्लोराइड को वाटर फॉलो करेगा, वाटर फॉलो करेगा तो पेशेंट को डायरिया होगा। ठीक है, इन सब के अंदर अब गौर करें तो मेन चीज़ क्या चीज़ है, डायरिया। ठीक है, अच्छा, फिगोसिटिक एबिलिटी को पैरालाइज कर देना, ये क्या किसका मैकेनिज्म एक्शन है, पर्टूसिस टॉक्सिन का, बर्डेला पर्टूसिस। इससे बर्डेला पर्टूसिस का एसोसिएटेड है वोपिंग कफ, कि पेशेंट को ऐसी कफ होती है जिसको हम कहते हैं बार्किंग कफ, कुत्ता खांसी, बार्किंग कफ। इसके खिलाफ बचपन में क्या किया जाता होता है, वैक्सीनेशन की जाती होती है। ठीक है, ये बेसिकली कैसे काम करता है पर्टूसिस टॉक्सिन, ये इनहिबिटरी जी को जब इनहिबिशन हो जाएगी तो साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि आपकी न्यूरो ट्रांसमीटर्स की रिलीज को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कि ये नर्व है, नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से आगे शुरू हो रहा है मसल फाइबर्स, तो इनके दरमियान वाला जो कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमें एसिटाइलकोलिन का रिलीज चाहिए होता है। ठीक है, या हमें यहाँ पे गाबा चाहिए होता है। नर्व टू नर्व जो चीज़ रिलीज़ हो रही है ये गाबा है, और नर्व और मसल के दरमियान जो चीज़ रिलीज़ हो रही है दोस्तों एसिटाइलकोलिन है। तो गाबा को इनहिबिट करता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, और एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है बोtulinum टॉक्सिन। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, इससे टेटनस होगा पेशेंट को। टेटनस से क्या होगा, जब गाबा रिलीज नहीं होगा, गाबा इज ए ब्रेक ऑफ द बॉडी, तो यानी कि मसल्स को कंट्रैक्शन से रोकना, तो मसल कंटिन्यूस कंट्रैक्शन में चले जाते हैं। कंटिन्यूस कंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि पेशेंट का जा जो है वो लॉक मिलेगा आपको, पेशेंट को स्पेस्टिक पैरालिसिस होगा, राइसिस सार्डोनिकस होगा। सार्डोनिकस से क्या मुराद है कि उसकी जो बैक के मसल्स हैं जब वो स्पेज़म में जाएंगे तो पेशेंट ऐसे हो जाता है, ये उसका सर है और ये उसकी टांगें हैं, पेशेंट ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है क्योंकि मसल के बैक के जो मसल है वो उसके स्पेज़म में चले गए। ठीक है, और क्वेश्चन बोtulinism में क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा क्योंकि आपने इसमें एसिटाइलकोलिन इनहिबिट की है। ठीक है, स्पास्टिक स्पेज़म का लफ्ज़ आए तो टेटनस, बिल्कुल पैरालिसिस का लफ्ज़ आए, पैरालिसिस का तो बोtulinism। तो बोtulinism हमें अभी हम इनको तफसील से आगे पढ़ेंगे, ये हनी के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि ये टेटनस जो है ये स्पोर्स होते हैं उन आपके वूंड के अंदर घुसते हैं थ्रू डर्टी वूंड्स। ठीक है, जब भी आपको चोट लगती है आपको याद होगा टेटनस का इंजेक्शन लगाते होते हैं, एंटी टेटनस टॉक्साइड लगाते होते हैं। अच्छा, वो टॉक्सिन्स जो सेल मेम्ब्रेन लाइज करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है अल्फा टॉक्सिन और स्ट्रेप्टोलाइसिन। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस क्या करेगा, ये गैस गैंग्रीन करवाता है, गैस गैंग्रीन करवाता है। बेसिकली ये सेल्स जो है उनकी सेल वॉल को, आपको पता है सेल वॉल के अंदर फॉस्फोलाइपेज होता है, टिश्यू डिग्रेड होंगे तो उनके कंपोनेंट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर मसल्स के सेल निक्रोज होंगे तो माया नेक्रोसिस होगा। इसी वजह से क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस का लफ्ज़ याद रखना है, गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन।
और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के साथ क्या होता है कि पेशेंट के आरबीसीज अगर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएं, हेमोलिसिस। दूसरा, ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं इस टॉक्सिन के ख़िलाफ़, वही एंटीबॉडीज़ आपकी जाके आपके हार्ट के वेल्व्स को अफेक्ट करना शुरू कर दें। हार्ट के वेल्व्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गई तो पेशेंट क्या हो जाएगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के साथ लफ्ज़ क्या याद रखना है? स्टेप्टोलाइसिन ओ। अच्छा, कौन सा टॉक्सिन आपकी शॉक प्रोड्यूस करता है? दैट इज़ स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेप्टोपायोजेनिस का। अच्छा, इनमें से ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, स्टेफ ऑरियस का टॉक्सिन्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता होता है कि पेशेंट टेम्पोन यूज़ किया, उसने टेम्पोन यूज़ कुछ देर बाद उसको फीवर, रैश और हाइपोटेंशन में चली गई। तो फीवर और रैश हो, हाइपोटेंशन और टेम्पोन यूज़ की हिस्ट्री हो, तो डायग्नोसिस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली किस वजह से है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से, जो कि स्टेफिलोकोकस से रिलीज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी की वजह से हुआ है। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी भी हमने पढ़ा था, क्रॉस लिंकिंग ऑफ बीटा रीजन्स और टी सेल रिसेप्टर, एमएसयू क्लास 2 सारे जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग से होगा। और ये आपका इतने सारे ढेर सारे आपके इम्यून जो है ना, इम्यूनिटी के फैक्टर्स रिलीज़ होंगे। ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे? पेशेंट की विजुअल रिलेशन करवाएंगे। विजुअल रिलेशन होगी तो पेशेंट को क्या होगा? शॉक में जाएगा पेशेंट। ठीक है, इन दोनों के अंदर, स्टेफ ऑरियस और स्टेप्टोपायोजेनिस के अंदर, स्टेफ ऑरियस के साथ लफज टेम्पोन्स और स्टेप्टोपायोजेनिस के साथ स्कारलेट फीवर। ठीक है, अच्छा, कुछ बातें अबाउट एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का हम लोगों ने जिक्र किया था कि एंडोटॉक्सिन बेसिकली क्या चीज़ है? ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक्टीरिया है, मीन्स के उसकी सेल वाल का हिस्सा है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ ओट एंटीजेंस प्लस पॉलीसेकेराइड्स प्लस लिपिड ए, लाइपोपॉलीसेकेराइड विद ओ एंटीजेंस। ठीक है, और एंटीटॉक्सिन इससे होगा क्या? जब किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक शुरू करवाएं तो क्या होगा? आपके जो बैक्टीरिया हैं वो मरना शुरू होते हैं। वो मरते मरते भी उनकी जो सेल वाल है वो एज एन एंटीजन काम करेगी और पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये वाले सारे फैक्टर्स रिलीज़ होंगे। ये सारे वाले फैक्टर्स ये काम करेंगे जो इनके आगे लिखे हुए हैं। इंटरलेकिन 1 इंटरेस्टिंग फीवर करवाएगा, हाइपोटेंशन होगी, नाइट्रोक्साइड से हाइपोटेंशन होगी, C3A और C5A से हिस्टामिन रिलीज और कीमोटैक्सिस और कोagulation कैस्केड से DIC होगा। ठीक है, तो ये सारे काम हो सकते हैं जब किसी पेशेंट को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से पेशेंट को बेसिकली किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है? एंडोटॉक्सिन की वजह से। एंडोटॉक्सिन बेसिकली क्या कर रहा है? एंडोटॉक्सिन बेसिकली क्या चीज़ है? बैक्टीरिया की सेल वाल का हिस्सा है। ठीक है, और ये क्या क्या काम कर सकता है? मैक्रोफेज की एक्टिवेशन, कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन और टिश्यू फैक्टर्स की एक्टिवेशन। ठीक है, इसके नतीजे में पेशेंट को फीवर, हाइपोटेंशन, एडीमा, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और DIC हो सकता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आए कि पेशेंट हाइपोटेंशन विद DIC है तो डायग्नोसिस क्या होगा? सेप्टिसीमिया ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक मेनिंजोकोक्सीमिया।